हाँ, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, सॉल्यूशन। और हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे, तो जितना भी 1 वीक के साथ में एक टॉपिक कवर हो पाएगा तो उसका हम एक MCQ बेस्ड टेस्ट हर वीक रखेंगे, या तो एवरी सैटरडे होगा या फिर एवरी संडे रखेंगे हम। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 हमारा सॉल्यूशन से स्टार्ट है। ट्वेल्थ क्लास में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, एक सॉल्यूशन है और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आफ्टर दैट केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन का जो वेटेज है बोर्ड क्लास में, ट्वेल्थ क्लास के जो बोर्ड होंगे तो बोर्ड में जो वेटेज है वो 7 मार्क्स का है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है 9 मार्क्स का, और केमिकल काइनेटिक्स है 8 मार्क्स का। अगर हम अच्छी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री को कवर कर जाएं तो ये समझ लीजिए बोर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर होने के चांसेस फिजिकल के बेसिस पर रहते हैं। बाकी रहा ऑर्गेनिक का, तो बेटा ऑर्गेनिक में मार्क्स सबसे ज़्यादा कट किए जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म पर, सही प्रोडक्ट ना होने पर, बैलेंसिंग पर, तो वहाँ पर मार्क्स गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर कंसेप्ट याद रखना बहुत मुश्किल है। ऑर्गेनिक में हर एक कंपाउंड पर नया रूल है, हर एक कंपाउंड के लिए नया अलग रूल दिखाया जाएगा, अलग रूल एप्लीकेबल होगा। जबकि फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, न्यूमेरिक बेस्ड चैप्टर हैं, जैसे कि फिजिक्स में आपने 11th क्लास में चैप्टर्स को पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था, सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री को पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा, वो सारा फिजिकल केमिस्ट्री था, फिजिक्स बेस्ड केमिस्ट्री था। तो सेम वैसे ही 12th क्लास की केमिस्ट्री के ये 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इनका वेटेज बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा है, इनको कवर अप करिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्यूशन चैप्टर को, और सॉल्यूशन चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, तो सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर है। ठीक, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का एक मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। अगर हम टी और मिल्क को ऐड करते हैं, उसके ऊपर शुगर को ऐड कर दें तो वो भी एक सॉल्यूशन बन जाता है ना। अल्कोहल और वाटर को ऐड करने पर एक सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल प्लस वाटर को, उसके अलावा भी अगर हम क्लोरोफॉर्म को बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर दें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। और दूसरी बात ये कि सॉल्यूशन आपका जो चैप्टर है वो हमारी कहीं ना कहीं जनरल लाइफ से भी रिलेट करता है। आगे जब हम हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 आपका, यूनिट नंबर 1 हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। तो लगाइए भाई, यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशन है, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो चलिए शुरू कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन चैप्टर को। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली? तो सॉल्यूशन क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का एक मिक्सचर। तो सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर, is a kind of mixture in which two or more components are present. Got it? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब कंपोनेंट कौन कौन से? तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट, जिसमें एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉट में डाल करके, नॉट रहेगा। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होगा बेटा सॉल्यूट प्लस रहेगा सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू रहेगा सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सॉल्यूट क्या होता है। तो अगर हम बात करें सॉल्यूट के एग्जाम्पल की, तो देखिए सॉल्यूट हम उस कंपोनेंट को कहते हैं बेसिकली जो सॉल्यूशन में एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उस कंपोनेंट को बेसिकली हम सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्यूट आपका लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका फिजिकली सॉलिड स्टेट भी हो सकता है, सॉल्यूट आपका फिजिकली गैस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम जब बाद में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम सॉल्यूट को बता देते हैं। सॉल्यूट क्या होता है बेसिकली, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट आपका एक कंपोनेंट है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट इज अ substance which is present in a small quantity, Got it? ठीक है बेटा, जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए, हमने कहा बेटा आपके पास 100 ग्राम ऑफ वाटर, अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास है और हमने उसमें एसीटोन को डिज़ोल्व किया है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर अगर आप 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर आप 5.8 ग्राम ऑफ एसीटोन को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो हमने कहा इनमें कौन सॉल्यूट रहेगा और कौन सॉल्वेंट रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वांटिटी को देखना है, क्वांटिटी which having small quantity that is known as a solute and which having large quantity that is known as a solvent। तो बेसिकली 100 ग्राम अमाउंट किसका है, वाटर का, तो वाटर यहाँ पर क्या है, एक सॉल्वेंट है, जबकि 5.8 ग्राम क्या है, एसीटोन, और एसीटोन यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है। तो इसलिए हमने कहा सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। इसी का अगर हम अपोजिट देखें तो अपोजिट क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट की अगर बात करें तो सॉल्वेंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा क्या, सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस which is present in a large quantity, ठीक है, in a large quantity that is known as the solvent। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, अगर हम बेंजीन के अंदर एसिटिक एसिड को डिज़ोल्व करते हैं, तो बेंजीन का अमाउंट अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो बेटा बेंजीन का अमाउंट अगर 100 ग्राम बेंजीन का अमाउंट हमने कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, और मैं 78 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड को अगर मैं डिज़ोल्व कर रहा हूँ बेंजीन के अंदर, ये डाइमर बनाएगा। बेंजीन के अंदर जब एसिटिक एसिड को डिज़ोल्व किया जाता है तो डाइमराइज हो जाता है, डाइमर की फॉर्मेशन करता है, इस फिनोमेना को डाइमराइजेशन कहा जाता है। तो अभी आप देखिए कि अगर 100 ग्राम ऑफ बेंजीन है और 78 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है, तो 100 ग्राम लार्ज क्वांटिटी हो गया एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड, जबकि आपका जो 78 ग्राम एक स्मॉल क्वांटिटी है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो 100 ग्राम आपका सॉल्वेंट रहेगा, यानी बेंजीन यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट हो जाएगा, जबकि अगर हम 78 ग्राम एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा आपका सॉल्यूट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। इस तरह हम एक आइडेंटिफाई करेंगे कि एक सॉल्यूट क्या होता है, एक सॉल्वेंट क्या होता है। तो याद रखेंगे, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट कहलाएगा और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, देखिए पहले सब कुछ आ रहा, नोट कर लिया, चलिए ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर सॉल्यूशन के टाइप्स की। अभी तो हमने देखा एक सॉल्यूशन क्या होता है और उसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच वन इज़ सॉल्यूट एंड विच वन इज़ सॉल्वेंट। तो हमने बताया कि जो इसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट कहलाएगा,
जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा। अब सवाल ये बनता है कि सॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन को अगर हम क्लासिफाइड करें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन को, ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन और दूसरा रहेगा सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन पर डिस्कस करेंगे, जो कि हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं दो, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम अगर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब एक सॉल्यूट जो उसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसके पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बेसिकली होमोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। और होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाय नेकेड आई सी नहीं किया जा सकता उनको, तो इसलिए होमोजीनियस सॉल्यूशंस आल्सो नोन एज ए ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशंस कहलाते हैं, और होमोजीनियस सॉल्यूशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो लिखेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। पहले तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of chemical composition, chemical composition। ठीक है बेटा, YouTube पर देखिए बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन पर, लेकिन होता क्या है बेसिकली टीचर कहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को, सीधा उसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं पहले बच्चों को आनी चाहिए। ठीक है ना, उसी के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये ना समझे कि बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं तो छोटी चीज़ों को पकड़ के रखें कि हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को एक बार बेसिक चीज़ों को हम डील करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो दो तरह का सॉल्यूशन रहेगा बेटा, सॉल्यूशन आपके दो टाइप्स के होंगे। नंबर 1 आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन रहेगा। एक तो हो जाएगा बेटा आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, आपने 9th क्लास में बहुत पढ़ा होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन को और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को। दूसरा रहेगा बेटा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, कितने टाइप का सॉल्यूशन हो गया? दो टाइप का सॉल्यूशन हो गया ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो अगर हम होमोजीनियस सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। एक लाइन इसमें और बढ़ा लेंगे, नोट डाल करके रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन also known as homogeneous solution, also known as true solution। क्या कहते हैं इनको? ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है भाई, ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी सॉल्यूट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल लगा लें पहले इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर। जब आप वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं, कभी आप देख पाते हैं कि क्या वाटर के पार्टिकल आपको ऑब्जर्व होते हैं? नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पार्टिकल को डिसॉल्व होने के बाद हम बाय नेकेड आई सी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बेसिकली क्या कहा जाता है? ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका वाटर प्लस शुगर, एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, यानी होमोजेनियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा, आप एल्कोहल को ले लें।
एल्कोहल प्लस वाटर को यहाँ पर लिख लें। एल्कोहल प्लस वाटर भी आपका क्या है, होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अगर आप वाटर के अंदर अल्कोहल को डिसॉल्व कर रहे हैं तो अल्कोहल के पार्टिकल बाय नेकेड आइज आपको सीन नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अल्कोहल की लेयर वाटर से अलग दिख रही है और वाटर की लेयर अल्कोहल से अलग दिख रही है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, वो अच्छे से मिसिबल हो जाता है उसके अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल प्लस वाटर भी क्या है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, यानी कि एक ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसी तरह से और एग्जांपल की बात कर लें, अगर हम एग्जांपल और ले लें यहाँ पर, तो अल्कोहल वाटर के अंदर अगर हम दूसरी चीज़ों को डिजॉल्व करें, लाइक सॉल्ट को अगर डिजॉल्व करते हैं, तो अगर वाटर में अगर हम मिक्स कर दें सॉल्ट को, है ना, पानी के अंदर अगर नमक को घोला जाता है तो बेटा ये भी आपका क्या हो जाता है, एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है ना, किसी भी पार्टिकल को हम बाय नेकेड आई सीन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इन सॉल्यूशन को होमोजेनियस सॉल्यूशन के साथ साथ इनको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और एक गिलास पानी के अंदर हमने क्या किया, 1 टीस्पून अगर शुगर को हमने ऐड किया है, तो ऐड करने के बाद अगर हम उसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो डिज़ोल्व होने के बाद में जो उसका टेस्ट होगा, अगर आप 1 सिप ऊपर से निकालेंगे ऊपर की लेयर से तो भी वही टेस्ट आना है, और अगर आप 1 सिप आप नीचे से निकालेंगे बिल्कुल लास्ट में से बॉटम से, तो फिर उसका टेस्ट भी वही रहना है। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट चेंज हो जाएगा। सपोज ऐसा कि एग्जाम्पल और लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई 600 ml का एक कोल्ड ड्रिंक है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का अगर 3 अलग अलग ग्लासेस में वो कोल्ड ड्रिंक को अगर रखा जाए और 3 अलग अलग ग्लासेस के तीनों को अगर हम टेस्ट करते हैं 1 बाय 1, तो क्या तीनों का टेस्ट डिफरेंट थोड़ी होगा, वो तो सबका सिमिलर टेस्ट होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल कंपोजिशन होल सॉल्यूशन के अंदर हर जगह पर सिमिलर है, यूनिफॉर्म है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जितना फैट, जितना प्रोटीन, जितना शुगर, जितना कलर ऐड किया गया वो सब जगह पर बराबर है। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड ऑल्सो नोन एज अ ट्रू सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब आती है बात हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की। तो बेटा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कौन से होंगे, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम पानी के अंदर किसी सेंट पार्टिकल को डिजॉल्व करते हैं, तो सेंट पार्टिकल ऐसा नहीं है कि बॉटम में अलग दिखाई पड़ेंगे और लेयर में अलग होंगे, तो ऐसा तो होगा ना। और दूसरी बात यह कि सेंट पार्टिकल को बाय नेकेड आइज हम सीन भी कर सकते हैं। तो जिसमें पार्टिकल को बाय नेकेड आई सीन किया जा सकता है और केमिकल कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को बेसिकली हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हो गया वाटर प्लस सेंट को मिक्स करने पर आपको एग्जांपल मिलेगा हेट्रोजीनियस का। इसी तरह से अगर हम फैटी एसिड्स को या ऑयल्स को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वेजिटेबल ऑयल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है, पेट्रोल वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है, केरोसिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है। पेट्रोल की लेयर अलग हो जाती है, जब पेट्रोल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो पेट्रोल की लेयर अलग दिखाई पड़ती है, वाटर की लेयर अलग हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट मिक्सेबल विद ईच अदर। इसका मतलब है कि ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म throughout the solution, throughout the solution, got it, throughout the solution। एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर प्लस सेंट, वाटर प्लस सेंट एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का प्राइम एग्जाम्पल है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल को ले लेते हैं, वाटर प्लस पेट्रोल को अगर हम देखें तो वाटर और पेट्रोल का जो मिक्सचर है ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का प्राइम एग्जांपल है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बड़ी बात यहाँ पर क्या है, दोनों में अगर हम दोनों की प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन को, तो देखिए होमोजीनियस सॉल्यूशन में अगर हम देखें कि स्कैटरिंग कराया जा सकता है कि नहीं, यानी कि अगर हम टिंडल इफेक्ट एक फैक्टर होता है जिसको हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है कि टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होती है,
जब कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल को हिट करके लाइट को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक शाइनी सरफेस जनरेट होता है जिसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये फिनोमेना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो मतलब क्या होगा, अगर हम होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो होमोजीनियस सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, यानी कि यहाँ पर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, जबकि यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है, यानी कि हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल का जो साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। हमारी आंख जो है वो उसी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर पाती है जिसके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज है वो 1000 नैनोमीटर से यानी 1 नैनोमीटर से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए ये पार्टिकल हमें बाय नेकेड आइज ऑब्जर्व नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, जबकि ये पार्टिकल आसानी से हमें दिख जाता है। गॉट इट? तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो हमारा क्या, अभी 12th क्लास के बेसिस पर हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ एक बेसिक है। अब सवाल यहाँ पर जो बनता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। बोर्ड में कई बार एमसीक्यू बेस पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको इधर नोट करिए फटाफट से। कितने मिनट का हो गया?